हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सेवन्थ क्लास के हिंदी मीडियम साइंस में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम 16 चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है जल एक बहुमूल्य संसाधन, वाटर ए प्रेशियस रिसोर्स। देखिए बेटा, जल प्रबंधन में आज हम देखेंगे कि वाटर मैनेजमेंट, जल का प्रबंधन जो है किस प्रकार मैनेजमेंट की जाती है, कि किस प्रकार से पानी किस तरीके से कहाँ कहाँ पहुँचता है, सबको पहुँचता है नहीं पहुँचता है, कौन कौन लोग इसका जैसे कि दुरुपयोग कर रहे हैं, कौन कौन से लोग अपने अधिकारों का प्रयोग करके इसको अधिक मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं, किस प्रकार से कुछ लोग इसका आवश्यक जल प्राप्त करने के लिए भी जो हैं वो योग्य नहीं हो पाते हैं, संभव नहीं हो पाता है कि हर इंसान तक आवश्यक और उपयुक्त जल पहुंच सके। देखिए, आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि अनेक स्थानों पर जल की नियमित आपूर्ति सुनियोजित पाइप तंत्र के द्वारा की जाती है। जब नागरिक प्राधिकरण पाइपों द्वारा जल की आपूर्ति करते हैं तो यह संभव है कि जल गंतव्य तक न पहुँच पाए। पाइपों के द्वारा आपने संभवतः जल आपूर्ति पाइपों में रिसाव को देखा होगा, जिससे बड़ी मात्रा में जल पाइपों में रिस कर बह जाता है। यह नागरिक अधिकारियों का उत्तरदायित्व है कि बहुमूल्य जल को इस प्रकार व्यर्थ होने से रोका जाए। कुप्रबंधन अथवा बर्बादी व्यक्तिगत स्तर पर भी हो सकती है। हम सभी जानबूझकर अथवा अनजाने में दांतों में मंजन करने, दाढ़ी बनाने, नहाने और कई अन्य क्रियाकलापों के दौरान जल की बर्बादी करते हैं। त्रुटिपूर्ण टोंटियों से जल रिसाव उसकी बर्बादी का एक अन्य स्रोत है। उपयोग के दौरान जल की बर्बादी से ऐसा प्रतीत होता है जैसे भविष्य में हमें जल की आवश्यकता ही नहीं होगी, जो बहुत गलत है बेटा। अपने इस आदतों को इनको बदलें और अपनी जो व्यवस्था है जल को बनाए रखने की, जल को बचाने की, उसको मेंटेन करें। हमने देखा है कि वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है उसमें से अधिकांश बह ऐसे ही बह जाता है। यह बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन की बर्बादी है। वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति के लिए किया जा सकता है। इसे जल संग्रहण अथवा वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है, जिसके बारे में हम 6ठी कक्षा में पढ़ चुके हैं। यह मालूम कीजिए कि क्या आपके आसपास की किसी इमारत में जल संग्रहण तंत्र को लगाया गया है। बेटा, हमारे आसपास तो बहुत कम मिलेंगे, फिर भी कुछ लोग जो हैं वो ऐसा कर लेते हैं कि छत का जो जल है, वर्षा जल है बेटा, वो किसी पाइप आदि के द्वारा काफ़ी गहराई में भूमि में भेज दिया जाता है ताकि वहाँ पर उसका पुनः पूर्ण हो सके। आगे देखिए, हमारे देश में अनेक स्थानों पर जल भंडारण और जल की पुनः पूर्ति करने के लिए बावड़ी बनाने की प्रथाओं का सदियों से प्रचलन रहा है। बहुत पुराने समय से बावड़ी जल संचित करने का पारंपरिक तरीका था। समय के साथ बावड़ियों का रखरखाव बंद कर दिया गया, जिनसे इन जलाशयों में धीरे धीरे गाद जमा होती गई। गाद यानी कि नीचे रेत इकट्ठा होता गया। तथापि जल की अत्यधिक कमी के कारण इन क्षेत्र के लोगों को इस प्रकार की तकनीकों पर पुनः विचार करना पड़ा। बावड़ियों को पुनः बनाया जा रहा है। जिन स्थानों में बावड़ियों का पुनः उत्थान किया गया है वहाँ कम वर्षा के बावजूद जल की आवश्यकताओं का प्रबंधन भली भांति हो रहा है। किसान भी अपने खेत में जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं, कम खर्चे पर कर सकते हैं। संभवतः आपने बूंद सिंचाई व्यवस्था के बारे में सुना होगा। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम 16.9 में देखेंगे आगे। ड्रिप सिंचाई व्यवस्था कम व्यास के पाइपों द्वारा पौधों को पानी देने की तकनीक है, जो सीधे उनके जड़ों तक जल पहुंचाती हैं पाइप। ठीक है बेटा, एक केस अध्ययन पहले 16.9 देख लेते हैं। देखिए 16.9 में दिख रहा है बेटा, पाइपों का जाल बिछा होता है और जो पतले पाइप होते हैं, बिल्कुल छोटे पाइप होते हैं, उनके पास वो जो है मुख्यतः पौधों की जड़ों के पास जाकर खुलते हैं, वहाँ अपना पानी छोड़ते हैं। आगे देखिए, गुजरात के कच्छ क्षेत्र के भुजपुर नामक स्थान में वर्षा बहुत अनिश्चित रूप से होती है। वहाँ का ताजे जल का एकमात्र स्रोत भूमिगत जल ही है, क्योंकि इस क्षेत्र में नदियों में वर्ष भर पर्याप्त जल नहीं होता। पिछले वर्षों से में जल की मांग बढ़ गई है। भौम जल का उपयोग पुनः पूर्ति होने वाले जल से कहीं अधिक है। पुनः पूर्ति कम होती है, उपयोग ज़्यादा हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप भौम जल स्तर चिंताजनक रूप से नीचे गिरता चला गया है। वर्ष 1989 में गांव वासियों ने एक गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर, यानी कि एक ऐसे ही किसी संगठन से मिलकर, जो प्राइवेट था, सरकारी नहीं था, मिलकर वर्षा जल संग्रहण करने का निश्चय किया, वर्षा जल को इकट्ठा करने का निश्चय किया। रुक्मावती नदी और उसकी अनेक सहायक नदियों पर 18 चेक डैम बनाए गए।
ठीक है। चेक डैम यानी कि जब पानी ज़्यादा हो जाता है, बाहर निकलने को होता है वर्षा के बाद बेटा, उस पानी को फिर एकत्रित कर लिया जाता है। इस तरह एकत्रित किए गए जल से मृदा में अंतःस्रवण की दर को बढ़ा दिया, जिससे जलभर क्या होते हैं, जहाँ जहाँ पानी है ना मृदा के नीचे, उन जलभरों की पुनः पूर्ति हो गई। इस क्षेत्र के किसानों के अनुसार जब कुओं से पानी वर्ष भर उपलब्ध रहता है, इस क्षेत्र के किसानों के अनुसार अब कुओं में पानी वर्ष भर उपलब्ध रहता है। जो जल बहकर समुद्र में चला जाता था और व्यर्थ हो जाता था, अब सिंचाई के लिए उपलब्ध हो गया है। ठीक है। आगे देखिए, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हमने देखा था, इसमें ड्रिप सिंचाई व्यवस्था। आगे है आपकी भूमिका। आप क्या कर सकते हैं इस जल को बचाने के लिए? ठीक है। देखिए, क्या आपने कभी अपने घर, विद्यालय अथवा किसी अन्य स्थान पर नल से पानी बहता देखकर उसे बंद किया है? रिसते हुए नलों से बहुत सा जल व्यर्थ बह जाता है। जल की बर्बादी को कम करने के लिए आप अनेक कदम उठा सकते हैं। आइए, आपकी सहायता के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इनमें और तरीके जोड़ सकते हैं। पहला, मंजन या ब्रश करते समय दांतों में समय नल को लगातार खुला न रखें। फर्श की धुलाई करने की बजाय उस पर पोंछा लगाएं। आगे देखिए, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट उन्होंने आपके लिए छोड़ दिया है, और आप अपनी आदतें किस प्रकार से बदल सकते हैं, किस प्रकार से आप जल को बचा सकते हैं। आगे देखिए बेटा, 16.8 में क्या बताया है, पादपों पर जल की कमी का प्रभाव। अगर पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल ना मिले तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपने देखा होगा कि गमले के पौधों को यदि कुछ दिनों तक पानी न दिया जाए तो वह मुरझा जाते हैं और अंततः सूख जाते हैं। आपने अध्याय 1 में पढ़ा था कि पौधों को अपना भोजन तैयार करने के लिए, मृदा में से पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। कल्पना कीजिए, यदि पादपों के लिए जल उपलब्ध नहीं होगा तो उसका क्या परिणाम होगा। पृथ्वी पर यह हरियाली लुप्त हो जाएगी। इसका अर्थ जीवन का अंत हो सकता है। जीवन का अंत हो सकता है, क्योंकि पादपों के न रहने का परिणाम यह होगा कि पृथ्वी पर न ही पर्याप्त भोजन, न ही ऑक्सीजन उपलब्ध होगी और न ही पर्याप्त वर्षा होगी, और इनसे संबद्ध अनेकों अन्य समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। इनसे जुड़ी हुई अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। आगे है एक सफल प्रयास। देखिए, राजस्थान एक गर्म और शुष्क क्षेत्र है। जल की प्राकृतिक कमी की चुनौती को एक सफल प्रयास द्वारा जल की प्राकृतिक कमी की चुनौती को एक सफल प्रयास द्वारा हल कर दिया गया। सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक दल ने अलवर जिले में एक शुष्क क्षेत्र को हरित स्थान में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने 5 सूख चुकी नदियों अखेरी, रूपारेल, सरसा, भगीनी और जहाज वाली को जल संग्रहण द्वारा पुनर्जीवित कर दिया। तो बेटा, ये अच्छा प्रयास है ना राजस्थान में। तो आज देखिए क्या लिखा है, हमारा जल हमारा जीवन। क्या लिखा बेटा, हमारा जल हमारा जीवन। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जल का महत्व कितना है। अगर जल बचाया तो हमारा जीवन बचेगा। अगर जल की बर्बादी हम कर रहे हैं, जल को व्यर्थ कर बहा रहे हैं, तो हमारा जीवन भी यूं ही व्यर्थ बह जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर के साथ लेसन खत्म होता है। कल हम इसके प्रमुख शब्द देखेंगे बेटा। आज के लेक्चर में इतना ही। इसी के साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।